तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए एमसीक्यू पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके 4 सेट तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 5 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप 4 वीडियोस को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहता है, तो उसको शुरू करने और चलाने के लिए हम किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम मोटर रियोस्टेट स्टार्टर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो डायग्राम में हमें सर्किट दिखाया गया है, तो इस सर्किट का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? विद्युत आपूर्ति इकाई में वोल्टेज को विनियमित करने के लिए किस डायोड का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी विद्युत आपूर्ति रहती है, तो विद्युत आपूर्ति इकाई में वोल्टेज को विनियमित करने के लिए किस डायोड का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है जेनर डायोड का यूज। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त डीआईएन रेल का उद्देश्य क्या है? तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त डीआईएन रेल का उद्देश्य क्या रहता है? तो उसका उद्देश्य रहता है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? तो फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, L1 को C1 से ट्रांजिस्टर बेस से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि L1 को C1 ट्रांजिस्टर बेस से जोड़ते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो उसका उद्देश्य रहता है कि सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? जो हमारा कम्यूटेटर रहता है, तो वो तेज चमक क्यों उत्पन्न कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन की गलत दिशा, इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो घूर्णन की गलत दिशा के कारण कम्यूटेटर हमारा तेज चमक उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच संबंध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक। क्या बोला है? रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। मतलब जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है वो कम है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो उसमें किया जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है? डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू का क्या कार्य है? तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करता है। तो डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू का क्या कार्य है? तो मोटर की फील्ड वाइंडिंग को वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? चित्र में दिखाए अनुसार बियरिंग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें बियरिंग दिखाया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारे बॉल बियरिंग को दर्शाता है। बॉल बियरिंग कैसा रहता है? इसके जो बिंदु रहते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो लगे हुए हैं, ये हमारे बॉल के समान है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसलिए इसको बॉल बियरिंग बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्रोनियस स्पीड बराबर
120F/P। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? तो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे करें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र उत्तेजना धारा को बढ़ाना। क्या करना? क्षेत्र उत्तेजना धारा को बढ़ाकर हम डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो एसी मोटर रहती है, तो एसी मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम किस सूत्र का यूज करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणा नंबर ऑफ पोल्स। मतलब क्या रहेगा? टोटल इलेक्ट्रिक ऑफ डिग्री बराबर 180 डिग्री में हम क्या कर देंगे? नंबर ऑफ पोल्स का गुणा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो जो हमारा डीसी जनरेटर रहता है, तो डीसी जनरेटर में किस प्रकार का जो वोल्टेज रहता है वो गतिशील रूप से प्रेरित रहता है। तो वो रहता है हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज, सॉरी एबी वोल्टेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखिए। ये जो अल्टरनेटर दिखाया गया है, तो ये हमारे किस प्रकार के अल्टरनेटर को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुशलेस अल्टरनेटर। ये हमारे कौन से अल्टरनेटर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे ब्रुशलेस अल्टरनेटर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो हमारी कंट्रोल पैनल वायरिंग रहती है, तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का प्रयोग क्या है? तो उसका प्रयोग है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि आईएसआई के अनुसार सॉरी जो घोषित वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या रहेगा? तो वो रहेगा 228 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोला है? 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर रहता है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को शंट शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? फील्ड वगैरह खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? जो हमारा नियंत्रण पट रहता है, बोले तो कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए। क्या करते? तो मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी? तो पीसीबी का पूरा नाम क्या रहता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या रहता है? पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? चित्र में दिखाए अनुसार डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ये आप देख सकते हैं, ये जो डीसी मोटर दिखाई गई है, तो इसका जो गति नियंत्रण है वो किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड पैरेलल मेथड। इसमें कौन सा मेथड दिखाया गया है? तो इसमें हमारी क्षेत्र समांतर विधि को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो जो हमारी तीन कला प्रेरण मोटर रहती है, तो उसमें किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए जो तीन कला प्रेरण मोटर रहती है, तो उसमें तुल्यकालिक गति को क्या कहा जाता है? तो उसको चुंबकीय क्षेत्र की गति में घुमाते हैं, तो उसको तुल्यकालिक गति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया रहती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंट जनरेटर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिक प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के जनरेटर का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम शंट जनरेटर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है? कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करता है? तो कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली रहती है जो शून्य से सामान्य अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? तो वो रहता है हमारा क्या?
बार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण क्या रहता है, बार्ड लियोनार्ड जो सिस्टम कंट्रोल रहता है, तो वो हमारी शून्य से सामान्य से अधिक गति तक एक समान आसान बदलाव प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26 क्या बोला है, प्रतिगामी तरंग वाइंडिंग के लिए औसत पिच बाय की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 और स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्या बोला है, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखिए डीसी जनरेटर, तो इसमें जो एक्स से चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चित्र में दिखाए डीसी जनरेटर एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसको बोलेंगे हम पोलसू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कौन सी हानि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर की कमी। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कौन सी हानि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है, तो कॉपर की हानि, सॉरी कॉपर की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या बोल रहा है, सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। जो हमारा सीआरओ रहता है, तो सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सीआरओ द्वारा किसकी मात्रा को मापा जा सकता है, तो उसके द्वारा आवृत्ति को मापा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें प्रतीक दर्शाया गया है, तो इस प्रतीक का नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा लाइटनिंग आर्रेस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, एसी की तुलना में डीसी के संचरण में कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के प्रभावी उपयोग का क्या कारण है। तो फ्रेंड एसी की तुलना में डीसी के संचरण में कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के प्रभावी उपयोग का क्या कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई त्वचा प्रभाव नहीं है, नो स्किन इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, स्प्लिट फेज मोटर के स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो जो हमारी स्प्लिट फेज मोटर रहती है, तो उसके स्टार्टर रहता है उसमें कितनी वाइंडिंग रहती है, तो उसमें रहती है हमारी 2 वाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, विच इज फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। तो जो हमारा आवृत्ति कन्वर्टर है वो कौन सा है, तो वो है हमारा साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर को आवृत्ति कन्वर्टर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, प्रतीक का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें प्रतीक दिखाया गया है, तो इस प्रतीक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी 2 वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, अल्टरनेटर में हीटिंग प्रभाव का क्या कारण है। जो हमारा अल्टरनेटर रहता है, तो अल्टरनेटर में हीटिंग प्रभाव का कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्या बोला है, डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है। जो हमारी डीसी मोटर रहती है, तो डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन रहता है, तो वो रहता है हमारा आर्मेचर करंट। आर्मेचर का करंट डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्या बोला है, किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। तो कोई भी हमारी ड्राइव है उसमें V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्या बोला है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर है, तो उसका मुख्य लाभ क्या है, तो उसका मुख्य लाभ है मिनिमम डिस्टॉर्शन, न्यूनतम विकृति। तो क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ रहता है कि मिनिमम डिस्टॉर्शन रहे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर, जो कि है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो सेकंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकृति की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो जो हमारी यूनिट विकृति है, तो विकृति की इकाई क्या रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विकृति की हमारी कोई भी इकाई नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो जब भी ऐसे इंटू में दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो यहाँ पावर दोनों कॉमन आ जाती, तो ए आ गया, और जो एम है वो एन से जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेक लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, तो साल को एन से दर्शाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्नेहक का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। जो हमारा लुब्रिकेंट स्नेहक रहता है तो स्नेहक का उद्देश्य क्या रहता है, तो इसका उद्देश्य रहता है घर्षण को कम करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए की पावर स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4। तो फ्रेंड्स अभी मैंने क्या बताया था कि ए की पावर अगर अगर हमारा ए का जो बेस है, जैसे ए हो गया इंटू ए की पावर 2 हो गया, इंटू ए की पावर 3 हो गया, इंटू ए की पावर 4 हो गया, तो यहाँ पर ए हमारा कॉमन है तो ए हम कॉमन लिख लेंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे। तो 4 + 3 7 और 2 9 और 1 10, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, ए की पावर हो जाएगी 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। अब आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रतीक का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें प्रतीक दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंडेंसर माइक्रोफोन। किसको दर्शाता है हमारा, ये हमारे कंडेंसर माइक्रोफोन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या बोला है, फोटो डायोड कौन सा है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से हमारा फोटो डायोड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ये आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, तो ये हमारे किसको दर्शाता है, ये हमारे फोटो डायोड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है, विच इज द सिंगल पोल एमसीबी। तो ये जो 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं तो इनमें से हमारा सिंगल पोल एमसीबी को कौन दर्शाता है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारे किसको दर्शाता है, ये हमारे सिंगल पोल एमसीबी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गेट का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें गेट दिखाया गया है तो हमारे कौन से गेट को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हमारे एंड गेट को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 250 वोल्ट से कम वोल्टता खालिस्तान कहलाती है। तो 250 वोल्ट से जो कम वोल्टेज रहती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी लो टेंशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक की पहचान करें। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो प्रतीक है हमारा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आंसर को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधाजनक बनाना। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां भी संभव हो पौधे लगाना हमारा ग्रीन प्रैक्टिस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या बोला है, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है तो वो हमारा वाईफाई कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्या बोल रहा है, उद्यमशीलता को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो उद्यमशीलता को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्या बोला है, व्हाट इज आ जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जॉब पोर्टल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्या बोल रहा है, किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है, आपको क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते समय हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके बारे में हमें अपने बॉस को जरूर बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना। नॉट गिविंग अप व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, तो कुछ गलत होने पर कभी हार ना मानना हमारे गुड वर्किंग हैबिट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना खालिस्तान का गुण है। तो वो है हमारा स्वतंत्र निर्णय लेना, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा स्वतंत्र निर्णय लेना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्या बोला है, ग्रीन माइंडसेट रखने का मतलब क्या है, व्हाट डज हैविंग अ ग्रीन माइंडसेट मीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना हमारे ग्रीन माइंडसेट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्या बोल रहा है, कार्यस्थल पर रिसोर्स संबंधी कुछ समस्याएं क्या हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड स्पेस, मटेरियल और एवं स्थान की कमी हमारे कार्यस्थल पर
रिसोर्स संबंधी कुछ समस्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्या बोल रहा है, ईमेल लिखते समय ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। तो कोई भी जब हम ईमेल लिखते हैं तो विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि कंपनी को पता लगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं या किस बारे में हमने लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है, एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समस्या का कारण और उसे हल करने का उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो जो हमारी फेसबुक है वो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट को इंडिकेट करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना हमारे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोला है, खाली स्थान व्यवहार का एक कोड है जो सम्मान, मूल्यों और व्यावसायिकता पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यस्थल शिष्टाचार। वर्क प्लेस पर जो हमारा एटिक्यूट रहता है, कार्यस्थल शिष्टाचार, वो एक व्यवहार है या व्यवहार का कोड है जो हमारे सम्मान, मूल्य और व्यावसायिकता को पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोला है, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं। तो जो हमारा वर्क प्लेस रहता है तो वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोला है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्सन करना हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोला है, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें। तो प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जो आपके संपर्क में उनसे आप हमेशा संपर्क में रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, यदि सहकर्मी को वर्कर्स किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है, खाली स्थान वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो वो हमारा फैमिली एंगेजमेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे। तो वो हमारा किसको दर्शाता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोला है, ग्रीन वर्क प्लेस एक ग्रीन वर्क प्लेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट्स का उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या बोला है, उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनएवन। तो क्या हो जाएगा, द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज, जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के रोड हैं, इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर अनएवन, असमतल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोला है, साइबर क्राइम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन गैम्बलिंग हमारे साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्षमा करें मुझे यह समझ में नहीं आया, क्या आप कृपया दोबारा प्रश्न दोहरा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर हमारा थ्योरी, WCS, ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें।